प्रॉब्लम क्या है कि जो फेलियर है या जो फेल हो चुके हैं फाउंडर, वो कभी कैमरे के सामने आए ही नहीं। अब पॉइंट आता है कि तो फिर आप कैसे इनकी बात कर रहे हो? तो मैंने आपको बताया 200 से 300 ऐसे स्टार्टअप्स है जिनके साथ में हमने उनकी जिंदगी जी है। रेगुलर जो मार्केट नीचे आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कॉर्पोरेट की जो उम्मीद थी उस पर ये बजट खरा नहीं उतरता है। प्रणेश एक सीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गाइड करते हैं। नेशनल बजट्स को सिंप्लीफाइड मैनर में समझने से लेके स्टार्टअप्स फंडिंग सिक्योर करने तक इन सब टॉपिक्स पर हमने इस एपिसोड में बात करी है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आप कमा रहे हो तो सबसे पहले तो 30 रुपए तो आपके इनकम टैक्स में चलेगा। Correct. 70 रुपीज में से 18% आप जीएसटी दे दिए, ठीक है। कोई उसके भी बाद आपने purchase टोल पे दे दिया दिए, मैंने। ये दे दिए, ऐसे करके ओवरऑल वो बता देते हैं कि 50 से 60% तो आपका चला हाथ गया, में तो कुछ भी नहीं है ना। बच तो रहा है। हाथ में आपके 40 बचा, अब आप कैसे सर्वाइव करोगे? पैसे से पैसा कैसे बनता है, यानी कि आपके डेली लाइफ में आप पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये समझने में भी प्रणीश ने हमारी मदद करी है। अब 2027 या 2028 के आते आते यदि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बीजेपी गवर्नमेंट दिखा देती है, वो दिन दूर नहीं जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा। तो 2029 प्रणेश भाई, वेलकम टू द डिफर शो। कैसे हैं आप? थैंक यू पुलकित भाई, आपने मुझे बुलाया और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। देखो, मेरे को पता है कि सीए हूँ तो बजट पे तो क्वेश्चन आएगा, तो मैं अपने क्वेश्चंस को लेके तैयार हूँ। नहीं, तो हम तो स्टार्ट अब करते पूरा हैं हम लोग। पूरा गणित आपसे समझेंगे, बजट का भी, पर्सनल फाइनेंस का भी। पूरा जो एपिसोड होने वाला है, हम चाहते हैं कि पूरा हम डिकोड करें पर्सनल फाइनेंस और आपके जो एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग पे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे, अराउंड स्टार्टअप्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, पूरा डिकोड करेंगे। तो लंबा चलने वाला है फिर एपिसोड। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे बहुत लंबा हो और बहुत सारी चीजें समझें। तो पहला सवाल ये है आपसे, जी। हाल ही में बजट रिलीज हुआ है, पर्सनली आपको बजट कैसा लगा? क्या वो एक मिडिल क्लास फ्रेंडली है जो वो बता रहे हैं, और ओवरऑल बजट आप कैसा देख रहे देखिए, बजट कभी खराब होता ही नहीं है ना। हैं? हाँ। क्योंकि ये भारत का बजट है और हम भारत देश में रहने वाले हैं, तो हम हमारे बजट को खराब तो नहीं बोलेंगे। एज बिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे लगता भी नहीं है कि बजट खराब होता है कभी। बजट का मतलब क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। बजट का मतलब ये है कि आप आने वाले समय में कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, मतलब कि देश कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाला है और कौन कौन से सेगमेंट पे वो खर्चा करने वाला है। ठीक है। तो जब बजट की हम लोग बात करते हैं, बजट का अच्छा या बुरा नहीं होता। बजट बनता है आने वाले जो वर्ष हैं, जिनमें हमको कितने तरह की गवर्नमेंट सुविधाएं देगी, हम्म, किस तरह से वो बजट अलोकेट करेगी, कौन कौन से सेगमेंट पे वो फोकस करेगी। ठीक है। तो बजट का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है, वो कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि बजट अच्छा है खराब है। हम्म, बजट बजट होता है, राइट। हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि बजट कैसा था। हम्म, तो मिडिल क्लास के लिए बजट बहुत अच्छा था, ठीक है। ओके। लेकिन इसी जोन में यदि हम लोग बात करें कि कॉरपोरेट के लिए बजट कैसा था, तो मुझे लगता है कि कॉरपोरेट को जो एक्सपेक्टेशन बजट से थी, हम्म, वैसा बजट इस बार का कॉरपोरेट के लिए रहा नहीं। रहा नहीं। और ये जो आप बजट की बात कर रहे हैं कॉरपोरेट लेवल पे, तो ये आपको लग जाएगा, इसका अनुमान उससे भी लग जाएगा कि रेगुलर आप देख रहे होंगे मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। रेगुलर जो मार्केट नीचे आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कॉरपोरेट की जो उम्मीद थी उस पे ये बजट खरा नहीं उतरता है। थोड़ा और इसमें डीप बताएंगे कि जी। कॉरपोरेट के लिए बजट अच्छा क्यों नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट के लिए सबसे पहली चीज बजट में दो चीजें हैं। एक तो आता है रेवेन्यू और एक बजट में आता है कि आप कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले हैं, ठीक जी, है। बिल्कुल। कॉरपोरेट ये देखता है कि उनके सेगमेंट को कितना ज्यादा फंड अलोकेट हुआ है। हम्म, अब आप इस पॉइंट से समझेंगे सबसे पहले तो मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास हमारे यहाँ पर काफी अच्छा है। हम्म, तो मिडिल क्लास को जो आपने एग्जम्पशंस दिए, 12 लाख तक की छूट दी है। पहले हमने शुरू में देखा था कि कुछ साल पहले 2 लाख की देते थे, फिर 2.5 लाख ढाई हुआ, लाख की फिर 3 लाख हुआ, फिर 3.5 लाख हुआ, फिर 4 लाख हुआ, राइट। ऐसे करते करते अब वो 5 लाख पर आए, 7 लाख पर आए, ठीक है। अब 7 लाख से फाइनली सीधा 12 आ गई। 12 लाख रुपए। आप समझिए कि जो इनफ्लो आ रहा था सरकार के पास, कहीं ना कहीं वो इनफ्लो कम तो होगा। हम्म, ये आप बात मानते हैं? यदि ये इनफ्लो कम हुआ है, तो पहला पॉइंट, यदि आज तक 100 रेवेन्यू आ रहा था गवर्नमेंट के पास, तो अब आएगा 90। करेक्ट। अब 90 को एलोकेट करना, तो पहली चीज कॉर्पोरेट के लिए 10 वो जो मिडिल क्लास से आ रहा था और वो किसी
सेगमेंट में जा रहा था, किसी सेक्टर में वो इन्वेस्ट सेक्टर में जा रहा था, किसी सेगमेंट में गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज दे रही थी, तो 10 तो कम हो गया यहाँ पर। तो पहला तो यहाँ पर एक जो कॉरपोरेट के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि चैलेंजेस हैं कि एक तो उनका जो बजट जितना आना था उसमें से कुछ बजट तो कम हो गया है यहाँ पर, जहाँ मिडिल क्लास को आपने बेनिफिट्स दिए। तो अब पॉइंट आता है कि कॉरपोरेट्स के लिए अब बचा 90। 90 में भी हुआ क्या, इस बार की गवर्नमेंट ने जब ये वित्त मंत्री ने हमारे बजट पेश किया तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हमने सेगमेंट पर बहुत ज्यादा फंड अलोकेशन पे हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अब 90 आपके पास है, अब 90 को आप अलोकेट कैसे कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल या ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा बेनिफिट्स बात हुआ, एग्रीकल्चर पे बात हुआ, लेकिन आप जब मार्केट को आप देखेंगे तो निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं। करेक्ट। ठीक है, अलग अलग सेक्टर के होते हैं, सबको उम्मीद लगी रहती है बजट से। ठीक है, और उनके पीछे जितने इन्वेस्टर्स हैं, है ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, भी है। उनको भी उम्मीद रहती है। तो अब होता क्या है कि जिन सेक्टर्स में बेनिफिट हो गए, कि जिन सेक्टर्स को बेनिफिट दिए वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो 20% ऐसे सेक्टर है जिनको डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए हैं बजट के थ्रू, अलोकेशन में, फंड अलोकेशन में। लेकिन बचे हुए जो सेक्टर्स हैं उनकी उम्मीदों पे पानी जरूर फिरा है। अब उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से चूंकि वेटेड एवरेज निकलता है निफ्टी में, तो अब वहां पर यदि आपकी उम्मीदों जैसा बजट नहीं आएगा तो कॉर्पोरेट जो आपके निफ्टी 50 के कुछ स्पेसिफिक शेयर्स हैं उनमें तेजी आपको दिखेगी, बाकी के शेयर्स जो होंगे वो डाउन होंगे। तो आपने देखा होगा तो, या पिछले जितने बजट्स हुए हैं उसमें ऐसा आपको दिखेगा 500 1000 तक भी निफ्टी वोलेटाइल रहा है। इस बार वोलेटिलिटी बहुत कम रही है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है, बट नहीं रही। उसका सीधा सीधा यही रीजन है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉर्पोरेट के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस हैं। आने वाला एक साल थोड़ा सा कॉर्पोरेट्स के लिए चैलेंजेस हो सकता है। अब आप Yes. बताइए, जो 12 लाख का एग्जेम्पशन स्लैब बढ़ा दिया है, 12 लाख तक कर दिया है, इसका फायदा कैसे होगा या कैसे लेना चाहिए किसी भी सैलरी टैक्स पेयर को? अब देखो, मैं आपको इसके ना दो पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। ठीक है, दो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये करा तो सरकार ने, है ना, तो सरकार ने इसके पीछे क्या सोचा होगा, कोई सोच तो रही होगी, है ना। आपको क्या लगता है सरकार की क्या सोच रही होगी कि 7 लाख से सीधा 12 लाख करना, क्या सोच रही होगी सरकार मुझे की? तो लग रहा है बहुत टाइम से ये एक पेंडिंग इनर्ट प्रेशर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग गवर्नमेंट के रूल में आई है कि मिडिल क्लास सैलरीड लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ये इसका जो टैक्स स्लैब है, एग्जेम्पशन स्लैब है, इसको बढ़ाइए। राइट। क्योंकि जितना हम एटीसी एटीडी या जितने भी हमारे पास सेक्शंस होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो फुल हो जाते हैं। उसके बाद भी जो टैक्स पे कर रहा हूँ मैं एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर, सैलरीड पर्सन, वो फिर भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इसलिए ये उम्मीद हमेशा बनी रही है और मुझे लगता है कि अब ये गवर्नमेंट ने रियायत की। अब ये इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी है, ठीक है, मैं उस राइट। पे शायद ना जाने जाऊं क्योंकि मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ उस पे कमेंट करने के लिए। राइट। दूसरा कुछ एंगल है जो कि फाइनेंस एस्पेक्ट है, तो वो हम जानना चाहेंगे। आपने जो बोला ना, मैं अगेन यही बोला कि सरकार की क्या सोच रही होगी, है ना, हाँ, और आपने पूरा जो बताया वो कैसा बताया कि मिडिल क्लास की क्या सोच है। बिल्कुल। यही डिफरेंस आ जाता है हाँ, सरकार की सोच, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट, यदि 7 से 12 मतलब बहुत बड़ा डिसीजन है। बड़ जंप ठीक है, है। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट या मेरी कम्युनिटी में जब हम लोग बात करते हैं बजट आने से पहले भी 10-15 दिन पहले हमारे ग्रुप्स में हलचल होने लग जाती हाँ, है, और सब चार्टेड अकाउंटेंट ये बात करते हैं यार क्या होने वाला है बजट में। तो हमको कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 7 लाख से ये 12 लाख लिमिट चली जाएगी, बट जब आया तो वी आर ऑल्सो शॉकिंग, और हमको लगा यार बजट जबरदस्त है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, सरकार ने इसके पीछे क्या सोचा होगा। ठीक है, तो सरकार की अपनी सोच होती है। देखिए हर गवर्नमेंट अपनी पहले सोचेंगे, ठीक है, डेफिनेटली देशवासियों की तो सोचेंगे ही सही, ठीक है, मिडिल क्लास की सोचेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास के प्रेशर में या किसी गरीब लोगों के प्रेशर में या कॉरपोरेट के प्रेशर में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेगी। गवर्नमेंट का डिसीजन जो होता है वो हमेशा दूरदर्शी होता है। ठीक है, आज जो बजट आया उसका इम्पैक्ट कब जाएगा, आज नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा आने वाले 5 सालों में 5 साल दिखेगा, में 10 पता सालों में। चलेगा। जो 2014 में बजट आया होगा तो अब हम देखते हैं कि उसका क्या फायदा हमको मिल रहा है, या
आप समझेंगे कि पिछले 2024 में या 2023 में 2022 में जो बजट आए उनके फायदे अब आने वाले समय में होंगे। तो इसका मतलब है इस बजट में यदि 7 लाख से 12 लाख किया है तो कोई ना कोई माइन्यूट पॉइंट तो है। ठीक है, चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, जो मेरे हिसाब से है ना, और डेफिनेटली ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जितने भी पॉडकास्ट आपने देखे होंगे या रील्स तो आप देखते ही होंगे, जितनी भी रील्स आपने देखी होगी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए कि अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितने ट्रिलियन की है, लगभग 3 3 ट्रिलियन। ट्रिलियन राइट, करीबन। राइट। और गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आने वाले 2-3 सालों में कितनी चली जाएगी जीडीपी, 5 ट्रिलियन 5 तक। ट्रिलियन करेक्ट। राइट। अब पॉइंट आता है कि ये जो जीडीपी है इसका फॉर्मूला क्या है। तो आप पहले समझिए कि जीडीपी 3 मेथड से होती है। पहला है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है आउटकम मेथड, है ना। अब पॉइंट समझिए आप कि इनकम मेथड जब हम बात करते हैं तो इनकम मेथड में जितनी भी इनकम आपने कमाई है, पूरे देश ने जो इनकम कमाई है उसके हिसाब से फॉर्मूला बन के जीडीपी की कैलकुलेशन आती है। ओके। इनकम अप्रोच से यदि मैं जीडीपी की कैलकुलेशन निकालने जाऊंगा तो कैसे निकालूंगा, कहाँ से डेटा आएगा? डेफिनेटली जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहीं से होगा। 2 मिनट के लिए आप समझिए इस बात को कि आपका रिटर्न, चूंकि आप सैलरीड हैं तो सैलरीड में तो ठीक है, जैसी सैलरी आ रही है सेम रिटर्न जा रहा है। बट यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो करते क्या है, प्रैक्टिकली बताता हूँ। यदि 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है तो वो बोलेंगे सर हमको टैक्स नहीं भरना है। अब टैक्स नहीं भरना है और हमको रिटर्न भी भरना है क्योंकि बैंक से लोन भी लेना है। करेक्ट। तो जनरली वो लोग क्या करते हैं 490 495 तक के रिटर्न फाइल कर देते थोड़ा सा हैं। थ्रेशोल्ड से कम पे हाँ, इनकम राइट, दिखाते राइट। अब आप समझिए कि ये थ्रेशोल्ड जो है, ये जो लिमिट है, ये बढ़कर 12 लाख हो जाती है तो अब कितना जाएगा रिटर्न? हैं। कितना जाएगा? 11 लाख, 11 लाख। 11.5 लाख, हो सकता है कि 11,90,000 भी पहुंच जाए। अब क्या हुआ, आने वाले 2026 में देखिए ये जो बजट है ना ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 को, 25 और ये मार्च 2026 के बाद जो रिटर्न फाइल होने वाले हैं जून 2026 में, तब ये लिमिट लगेगी। अब आप 1 मिनट के लिए समझिए कि वहां पर रिटर्न जो आज 4,99,000 का जा रहा था या 4,90,000 का जा रहा था, वो अब रिटर्न जाने वाला है 11 लाख, 11,50,000, 11,90,000। अब कैलकुलेट कीजिए, एक बार कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटर उठाइए, उठाइए आप कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर उठाकर आप ये करिए कि जब ये इकोनॉमी 3 ट्रिलियन थी, ठीक है, अभी आज 3 ट्रिलियन है, तो अभी टोटल कितना होगा? इनकम जा रही है 7 लाख की ऑन एन एवरेज। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिए यदि ये इनकम 12 लाख की हुई तो टोटल आपकी इकोनॉमी कहां तक पहुंच सकती है? केवल यदि मैं बात करता हूं बिजनेसमैन की सैलरी की जो जा रही है वो तो चली चली जाएगी, जाएगी। बट जो बिजनेस की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इनकम अप्रोच में हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। जाएगी। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया। अब 2027 या 2028 के आते आते यदि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बीजेपी गवर्नमेंट दिखा देती है तो 2029 कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है। पर ये नंबर्स सिर्फ मतलब एक तरीके से दिखाने के लिए नहीं है, जी अचीवेबल भी है। सर, देखिए अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, जब आप ये बात बोल ही रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज इनकम जो 4 लाख रुपए 4.5 लाख दिखा रहा है उसकी फैमिली इनकम केवल इतनी है, फैमिली इनकम ज्यादा है। ठीक है, बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो अदर इनकम नहीं शो एग्जैक्टली वो शो नहीं कर पाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि वो डलने से रह जाती है इनकम टैक्स रिटर्न्स में या भूल जाते हैं, और फिर वो सेल्फ असेसमेंट होता है तो उनके हिसाब से वो असेसमेंट करके रिटर्न सबमिट कर देते हैं। तो अब होगा क्या कि यदि ऐसी कोई इनकम है जो उन्हें लगता है कि यहाँ पर इनकम हम और बढ़ा सकते हैं या इनकम यहाँ पर और अच्छी इनकम डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है मेरे हिसाब से कि वो रिटर्न्स जो है वो एक्चुअल रिटर्न्स आ जाए। जहां पर आज आप 490 बता रहे थे बट एक्चुअल इनकम आपकी 8 लाख थी, तो अब आप यहाँ पर 8 लाख ही बताएंगे, 9 लाख ही बताएंगे। तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है कि जो लोग सप्रेस करके बता रहे थे या जो लोग ऐसा था जो इनकम अपनी पूरी शो नहीं कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट में भी, अब वो खुल के बताएंगे। हो सकता है खुल के बताने में उनको अच्छा लोन मिलेगा तो हो सकता है उनकी ग्रोथ भी हो, क्योंकि जब 5 लाख का रिटर्न भर रहे थे, डेटा मिल रहा है। एग्जैक्टली, जब 5 लाख का रिटर्न आप भर रहे थे तब आपको लोन मिल रहा था साहब 25 लाख का। आज आप 10 लाख का रिटर्न भर रहे हो तो आपको लोन मिल रहा है 50 लाख का, 60 लाख का। तो जब वो लोन मिलेगा और उसको आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट को भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है,
बैंक को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन को फायदा है और इकोनॉमी को डेफिनेटली ओवरऑल तो इकोनॉमी में ही जाना है। तो अल्टीमेटली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यदि इनकम अप्रोच से हमको जीडीपी कैलकुलेट करना है तो मुझे लगता है 7 लाख और 12 लाख का कॉन्सेप्ट फिट बैठता है। एक ठीक है तरीके से अच्छा प्रपोजिशन है जो गवर्नमेंट ने लेके आया है। 100%। पर अब हमको ये भी देखना, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो 5 ट्रिलियन एक्चुअल में करती है या कागजों पे दिखाती है, क्योंकि कल से यदि रिटर्न 1190 के जा रहे हैं, रिटर्न 1190 के जा रहे हैं, रिटर्न 1195 के जा रहे हैं, तो उस जगह पर ऐसा तो नहीं कि एक्चुअल में वो उतनी इनकम हो ही नहीं रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनकम 7 लाख की है लेकिन लोन चाहिए था तो 11 लाख रुपए इनकम दिखाई। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम पे कि हो सकता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच तो जाएगी बट कागज पर। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे बन दिखती है। सकती है ये भी यस पॉसिबिलिटी। जनरली हम जानते हैं या सुनते आ रहे हैं कि जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम परसेंटेज है ओवरऑल पॉपुलेशन का, जो मानते हैं कि भाई 3 से 5% बोलते हैं हम। अभी तो थोड़ा बढ़ गया है सर नंबर। अच्छा, हाँ अभी तो थोड़ा बढ़ बढ़ गया गया तो काफी अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, है। बैंक्स राइट के लिए भी अच्छा है, राइट फाइनेंस राइट मिनिस्ट्री के लिए राइट भी अच्छा राइट है। राइट। पर जनरली हम एज ए कॉमन पब्लिक जब पढ़ते हैं तो जो आर्टिकल्स होते हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें जब भी फाइनेंशियल डेटा आता है तो ये इतना ही फिगर आता है। बड़ा है तो शायद कुछ परसेंट से बड़ा है तो बेहतर है। राइट राइट। पर फिर भी क्या ये 5 ट्रिलियन का फिगर जो हम अचीवेबल बोल रहे हैं अराउंड 2030 या 2029, तो क्या ये टैक्स पेइंग फिगर जो है वो इसी के ऊपर बनने वाला है? नहीं देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जीडीपी कैलकुलेशन है ना हम्म, ये अलग अलग मेथड से होती है। ओके। ठीक है, तो जैसे इनकम अप्रोच की बात करते हैं तो रिटर्न से ही डेटा जाता है डेफिनेटली। रिटर्न पेइंग तो लोग कम है। नहीं ऐसा नहीं कि रिटर्न पेइंग कम है, क्योंकि एक क्या होता है एक एवरेज इनकम भी ली जाती है ओके। कि जैसे फॉर एग्जांपल जो रिटर्न्स पे नहीं कर रहे हैं तो उनकी एक एवरेज इनकम भी लेती है। हम्म, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटर्न पे नहीं कर रहे हैं हम्म, तो उनकी भी एवरेज इनकम ली जाती है। ओके। तो ऐसा ये होता डेटा है भी कि एक्यूमुलेट होता यस ही वो है। कैलकुलेशन जो है वो इतना, आप ये मत समझिए कि केवल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो कर रहे हैं हम्म, तो वही इनकम अप्रोच में वो लिया जाता है। हम्म, काफी सारे और भी पैरामीटर्स है जिनके ऊपर कैलकुलेशन की कैलकुलेशन किया जाती है। जाता है। इसके अलावा एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है, तो उसमें क्या होता है जितना भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो जितने भी लोगों ने एक्सपेंसेस किए हैं उसके ऊपर पैरामीटर्स लगा के कैलकुलेट होता है कि जीडीपी कि आपने कितना एक्सपेंसेस किया है, कितना खर्चा किया है, और उसके ऊपर जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। ओके। राइट। सो ऐसा नहीं है कि केवल जो रिटर्न सिंगल फाइल कर मेथड रहे से ही ले रहे हैं। हैं। यस 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 यस। ओके। बट मुझे जो मैंने आपको बोला था कि 7 लाख से 12 लाख, 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन जाने का फॉर्मूला, तो वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये जो रेशियोज बन रहे हैं उसके हिसाब से वो फिट बैठ रहा है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर यदि पॉसिबल जो फिगर है ये। टैक्स पेयर्स हैं या जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं यदि वो अपना रिटर्न एक लिमिट के आसपास जाके भर रहे हैं तो वो आप इकोनॉमी में इनकम अप्रोच से जीडीपी का जो 5 ट्रिलियन वाला जो एस्पेक्ट फिगर है टारगेट है वो अचीव कर कर पाएंगे। पाएंगे। जी। एज अ कॉमन मैन बहुत लोगों को लगता है कि मैंने इनकम पे टैक्स दे दिया 20% 30%, जो भी स्लैब में जो फिट बैठ रहा है, जिसकी जैसी सैलरी है। फिर उसके बाद मैं कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता हूँ, वहाँ एक टैक्स भरता हूँ, है ना? आप समझ रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं एक्चुअली एक्चुअली मुझे ना ये बात मैं इतनी बार रील्स में हाँ, देख चुका हूँ, और वो जो रील्स में सब देखता हूँ तो मुझे ऐसी इच्छा होती है कि यार मतलब मुझे हंसी भी आती है हाँ, और मुझे ये रियलाइज भी होता है कि इस रियल कंटेंट जो है वो जा नहीं पा रहा है। हाँ। तो रियल कंटेंट पर कैसे ये क्या ये जाएगा? मिथ है? क्या ये मिथ है या एग्जैक्टली। ये इसके पीछे की सच्चाई बताइए कि भाई इनकम में टैक्स भरने के बाद में यस। भी अगर आप किसी सर्विस पे या प्रोडक्ट परचेज़ पे टैक्स भर रहे हो, तो वो वैलिड है। सो बेसिकली रील क्या आ रही है पहले तो उसके बारे में हुँ, समझते हैं। रील ये बोलती है कि आपका फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आप कमा रहे हो तो सबसे पहले तो 30 रुपए तो आपके इनकम टैक्स में चले गए। करेक्ट, अब बचा आपके पास 70 रुपीज। करेक्ट। ठीक है, अब 70 रुपीज में से 18% आप जीएसटी दे दिए। हाँ, ठीक है, कोई भी उसके बाद आपके परचेज़ पे टोल दे दे दिया दिए, मैंने, ये दे दिए, ऐसे करके ओवरऑल वो बता देते हैं कि 50 से 60% तो आपका चला हाथ गया। में तो कुछ भी नहीं है ना, बचा तो है। हाथ में आपके 40 बचा। अब आप कैसे सरवाइव करोगे, है ना? राइट। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझिए कि आज तो हमारा पॉडकास्ट है, बट हो सकता है कि हम लोग
हर दिन का 15 पॉडकास्ट लेते हैं ऑफिस में, जो जिसके सामने नो डाउट कैमरा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 क्लाइंट्स आते हैं जो अलग अलग तरह की बात करते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एज ए क्लाइंट मैं आपको ट्रीट करता हूँ, ठीक है, और 2 मिनट के लिए आप ये मानिए कि आपका इनकम कितना है। 1 मिनट के लिए अपन लेते हैं 7 लाख रुपए का आपका इनकम है। ठीक है। 7 लाख पे आपको इनकम टैक्स में कोई इनकम टैक्स देना पड़ रहा है न्यू रिजिम में? नहीं नहीं देना पड़ देना रहा है, पड़ रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इनकम टैक्स हो गया जीरो, हम्म ठीक है। अब कैलकुलेटर एक बार और ले लीजिए, हम्म थोड़ा कैलकुलेटर का काम होगा सर, सीए के साथ में आप बात बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल। तो, ठीक है। तो अभी हमने 30% तो यहाँ माइनस कर दिया कि अब ठीक है 30% तो हमको नहीं लग रहा है, तो ठीक एक है। मिथ आपका खत्म हो गया हम्म कि जिनकी सैलरी 7 लाख तक है हम्म उनको 30% नहीं देना है, हम्म। ठीक है। अब पॉइंट आता है, 7 लाख रुपए आपके पास है तो कुछ सेविंग करते हैं क्या आप, कि नहीं पूरा खर्चा कर देते हैं? नहीं जिसमें कहीं म्यूचुअल चलो फंड में हुआ हो, कितना मेडिक्लेम सेविंग करते हैं, वगैरह, चलो कितना सेविंग कर लेंगे? मान नहीं ले सेविंग्स, मैं बोलता हूँ सेविंग अकाउंट में कितना रखते हैं? 7 लाख में से सेविंग अकाउंट एफडी बना के कितना रख लेते हैं? लाख 2 लाख लाख रुपए, डॉलर रुपए तो रहता है ही है। ना, ठीक है। मतलब 4 लाख रुपए जो है वो आप खर्चा करने वाले हैं, राइट। बिल्कुल। अब 4 लाख रुपए आप खर्चा करेंगे तो हाँ, ऐसा है क्या कि सारी जितनी भी आप सर्विस ले रहे हो या जो भी खर्चा आप कर रहे हो सब पे जीएसटी पे कर रहे हो? आप सब्जी लेने गए, क्या जीएसटी पे हो रहा है? वो तो कैश में हो रहा है। एग्जैक्टली, तो आप समझिए कि इस 4 लाख में 2 लाख ऐसा हो सकता है जो नॉन जीएसटी आइटम हो, जिसपे आपको जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बट फिर भी बहुत सारा ऐसा जी, आइटम होगा जो हम परचेज करते हैं ऑनलाइन। डेफिनेटली हम मानते हैं कि 50%, 4 लाख के खर्चे में हाँ 50 नहीं, मैं बोलता हूँ 60% खर्चा, चलिए अपन 60% मान लेते हैं। हाँ। 60% खर्चा आप ऐसा कर रहे हैं जिसपे आप जीएसटी पे कर रहे हैं, फिर ठीक भी है। एक आध लाख एक से 1.5 लाख का तो बचेगा जहां आप कैश में जी जी जी। करते तो आप होंगे। 3 लाख रुपए पे, यदि आप 3 लाख का खर्चा जीएसटी से भी कर रहे हैं, 75% ले लिया मैंने तो हम्म आपका, ठीक है। 3 लाख पे आप जीएसटी पे करते हैं, कुछ 5% पे कर रहे होंगे, हम्म, कुछ 12% पे कर रहे होंगे, कुछ 18% वाला कर रहे होंगे, बस हो सकता है कुछ 28% वाला लग्जरी भी कर रहे एसी हो, वगैरह हो है गया। ना, हाँ कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट आता है कि एवरेज क्या निकाले, तो एवरेज मैं मानता हूँ कि 10% आप निकाल लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा 15% निकाल लीजिए। अब 3 लाख पे 15% आपका जीएसटी अमाउंट हुआ, कितना हो गया? तो 3 लाख पे एवरेज जीएसटी यदि मैं लेता हूँ 15% का भी, तो कितना हो गया? 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए 7 लाख रुपए पे यदि आप 45,000 रुपए का टैक्स पे कर रहे हो हम्म, ओवरऑल, तो क्या ये 50% है टोटल इनकम का? कितना है? मतलब लेस एक देन तरीके से 10% ऑफ योर इनकम इज गोइंग टू, कहाँ जा रही है? गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के पास। जो तो वो जो बेसिकली लोग बोल रहे हैं, अलग अलग इसमें वो यस लगाते हैं यस, रोड पे अब इस पे। पॉइंट आता है कि हमारी सैलरी तो 12 लाख रुपए है हम्म, साहब, अब क्या होगा? तो 12 लाख रुपए पे जो टैक्स लेबे आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। हम्म, अब इनकम टैक्स ऐसा तो नहीं है ना 12 लाख पे सीधा सीधा 30% जा रहा है आपका। हम्म, 15 लाख रुपए तक की आपकी इनकम टैक्स पे 30% से नीचे स्लैब है। हम्म, 15 लाख से ऊपर यदि आप कमा रहे हैं तो 30% है, हम्म, ठीक है। तो 15 लाख तक आपकी कितनी हो रही है? तो 15 लाख तक आपका टैक्स हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं मानता हूं तो 1.5 लाख रुपए का टैक्स जा रहा है, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली। कि एक अप्रोक्सीमेट यदि 1.5 लाख रुपए का भी टैक्स जा रहा है 15 लाख पे, तो अभी भी एवरेज टैक्स आ रहा है आपका इनकम टैक्स 10%। अब मैं इसको 20 लाख पे लेता हूँ और 20 लाख पे यदि आपका टैक्स ज्यादा जा रहा है, 30% भी जा रहा है, बट आप इसको एवरेज करोगे तो वो 30% नहीं जाएगा, वो 15%, परसेंट जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे 15 तो लग रहा है ना सर, हम्म तो मेरा बोलना है कि सरकार जो कम कमा रही है उस पे टैक्स भी कम जा रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है उस पे यदि टैक्स ज्यादा जा रहा है तो उसमें मुझे लगता है कि वो तो आई थिंक हर इकोनॉमी में, ड्यूटी भी है आपकी। राइट, वो तो हर इकोनॉमी में है ना सर, हम्म केवल इंडिया में तो नहीं है, यूएस में भी है, हर जगह पर है। तो आप जो रील में देखते हैं वो जरूरी नहीं कि सही है। मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। एग्जैक्टली exactly. तो जब भी आप इस रील को जब देखते हैं या इस चीज को देखते हैं कि सरकार तो हमसे 60% टैक्स ले रही है, तो ऐसा नहीं है। आप कैलकुलेशन करेंगे जिन लोगों का आपने देखा होगा सैलरी 1 करोड़ का भी है, हम्म। तो उनका इनकम टैक्स जरूर जा रहा होगा, लेकिन उनकी सेविंग हटा दें, उसके बाद जो वो एक्सपेंसेस करते हैं उस एक्सपेंसेस में भी जीएसटी एक्सपेंसेस पे केवल 18%, 12%, 28% या 5% जा रहा है। तो सारी इनकम पे 30% जा रहा है, तो सारे इनकम पे जीएसटी 18% नहीं जा रहा है, ये मिथ है, राइट। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ओवरऑल ये जो फिगर आप बता रहे 60%, ये ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि 50%
इवन कहीं-कहीं पर 70% और कहीं पर 90% तक भी रिड्यूस हो हो जाएगा। जाएगा। इसलिए सीएस के पास जाना चाहिए। पर ऐसा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सर एक्चुअली क्या होता है देखिए मतलब किसी भी जानकार के पास आप जाएँ और अच्छे से समझना चाहिए। सर सीए ना अपने आप में पता है क्या है, सीए को एक तो हर इंडस्ट्री का नॉलेज होता है। हाँ, दूसरी चीज़ वो एक दिन में कम से कम 20 से 25 अलग-अलग माइंड के साथ में यू नो हाँ, इंटरैक्ट करेक्ट, करते हैं, ठीक है? करेक्ट। कुछ मिडिल क्लास भी आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर भी आते हैं, कुछ कॉर्पोरेट आते हैं, हुँ, ठीक है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, वो सबसे इंटरैक्ट करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इसलिए थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आ जाता है अलग-अलग सेक्टर का। आप मुझसे बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो आई कैन डिस्कस विद यू। आप मुझसे प्रोफ़ेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। आप मुझसे सर्विस सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो मैं कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हम बोलते हैं ना वो राजस्थानी में घाट-घाट का पानी पानी पी के पिए हुए। हाँ, तो हम वो घाट-घाट का पानी पीकर बैठे हुए हैं, ठीक है? और हर बंदा आता है, उससे हम भी सीखते हैं और वो हमसे सीख कर जाता है, हुँ, ठीक है? तो जो हम सीखते हैं, वो आज आपके सामने है और जो वो हमसे सीखते हैं, मुझे लगता है कि वो उनकी ग्रोथ के लिए काम काम करता है। करता है। क्या आपको अभी भी लगता है कि लोग रिटर्न फाइल करने में कतराते हैं या अनअवेयरनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है? सर देखिए यदि मैं बात करता हूँ कि जो अभी सिटीज़ की बात करते हैं हम लोग, तो सिटीज़ में अब ये चीज़ काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है। हुँ, सेकंड थिंग गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स भी चलाए, इसके बाद डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम चलाए और इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी स्कीम्स निकाली, जिसमें यदि किसी का बहुत ज़्यादा पेनल्टी हो रहा है या बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ राहत भी दी है। हुँ, जैसे जैसे मैं आप एक एक स्कीम का नाम देता हूँ मैं आपको, विवाद से विश्वास स्कीम। अच्छा, इसमें सरकार ने क्या करा कि पुराने कोई ऐसे मुद्दे थे या चैलेंजिंग इश्यूज थे जहाँ पर इंटरेस्ट, पेनल्टीज और टैक्सेस मिला के बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया था, तो वहाँ पर उन्होंने राहत दी हुँ, और वहाँ पर इंटरेस्ट और पेनल्टीज में उन्होंने थोड़ा-सा रिलीफ दिया है। ओके, तो थोड़ा-सा अवेयरनेस भी है। दूसरी चीज़ लोगों की तरफ से जागरूकता भी है हुँ, और जो बैंकिंग सेक्टर जो हमारा जिस हिसाब से बूम कर रहा है और जिस हिसाब से वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि नहीं आपको लोन लेना है तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। हुँ, तो लोगों में ये समझ आ रही है। तो अभी जैसे आप मेरी बात करेंगे, मैं तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हम तो उन्हीं के बीच में रहते हैं। करेक्ट, तो विलेजेस से भी काफ़ी कॉल आते हैं अब कि भई रिटर्न्स फाइल होने हैं, ये होना है, वो होना है। तो विलेजेस में भी अब अवेयरनेस जा रही है, रिटर्न्स फाइलिंग हो रही है। अभी मैं आपको एक पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है एफपीओ, ओके, फार्मर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ की। कंपनीज़, जिसमें क्या हो रहा है वो गाँवों में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ बना रहे हैं हुँ, और किसानों को एक साथ इकट्ठा करके वहाँ पर उनको डायरेक्टर्स बना के, उनको शेयर होल्डर्स बना के और एक अवेयरनेस दे रहे हैं। हुँ, जब कॉर्पोरेट कल्चर यदि आपके विलेजेस में जाएगा, हुँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। राइट सेट ऑफ एजुकेशन है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का भी बहुत अच्छा रोल है, बैंकिंग सेक्टर का अच्छा रोल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है। तो पिछले 10-15 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि जो बदलाव लोग बहुत अच्छी हाँ, तरीके जो से लोग डरते थे वो भी अब आगे आ रहे हैं और वो भी भर रहे हैं कि नहीं रिटर्न हम भरेंगे क्योंकि हमको लगता है कि रिटर्न से फ़ायदा है। बट अभी भी ऐसे काफ़ी सारी जो हम बोल सकते हैं कि पिछड़ी जगह है और जहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर अभी भी थोड़ा-सा अवेयरनेस का कमी है, हुँ, जो मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें सही हो जाएँगी, हो जाएगी। राइट? थोड़ा विश्वास है, आशावादी हूँ मैं थोड़ा, हुँ, हुँ। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप मुझे बोल सकते हैं कि नहीं मैं अंधभक्त हूँ या है ना, पॉलिटिकली मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ये बात बोल रहा हूँ और प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, गवर्नमेंट मेरे लिए दोनों समान है, हुँ, ठीक है? और दोनों तीनों जो भी पार्टीज़ है मेरे लिए मेरे भी लिए सब एक समान। सर यस हमारे लिए तो सब एक है और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से हटके यदि हम लोग कुछ बात करेंगे हाँ, और मुझे लगता है कि हम कुछ इनोवेटिव बात करेंगे, हुँ, ग्रोथ की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, है ना? देश को आगे कैसे बढ़ाएँ, इसकी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हेल्पफुल है सभी के लिए सभी के लिए, और करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाती है। जी। सैलरीड पर्सन है बट टैक्स स्लैब में फॉल नहीं करता है, तो रिटर्न फाइल करना चाहिए क्या? जिसको हम निल रिटर्न या ऐसे बोलते हैं, वो करना चाहिए क्या? सर देखिए 2-3 इस पे पॉइंट है। पहला मुद्दा तो जो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी लोन लेने आज आप जा रहे हैं, तो बैंक क्या देखता है? बैंक यदि लोन लेने जा रहे हैं तो आपके 3 साल के 3 रिटर्न्स इयर्स, 5 देखते हैं। इयर्स रिटर्न माँगेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि 5 इयर्स तो नहीं 3 इयर्स बट कभी-कभी कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं जो 2 साल के रिटर्न में भी आपका लोन लोन कर देते कर हैं। देते हैं।
अब उसमें एक चैलेंज और है जो आजकल कोई नहीं बताता है, ठीक है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, और आने हम जो इस एपिसोड को देख रहे होंगे उनके लिए भी एक बहुत अच्छी लर्निंग है बिल्कुल है। कि हर रिटर्न के बीच में बैंक ये देखता है कि 6 महीने का गैप होना चाहिए। अच्छा। अब एक दिन में आप गए सीए के पास और बोला 3 साल के रिटर्न फाइल कर दो मेरे, तो एक साथ कर दूँ। एक साथ कर दो क्योंकि लोन लेने जाना है, तो बैंक एंटरटेन नहीं करेगा। हुँ, बैंक बोलेगा आपने एक ही दिन में भर दिया। सारे रिटर्न्स के बीच में गैप होना चाहिए। तो अब जैसे आपकी बात करता हूँ कि नील का रिटर्न भरना चाहिए क्या? अब आपका विज़न क्या है आने वाले 3 साल में? आप यदि कोई लोन लेना चाह रहे हैं, तो पहला रिटर्न तो आज ही फाइल करना पड़ेगा, जब जाके सही आने बात। वाले 2 साल, 3 साल में आप लोन ले पाएँगे। आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होगी वहाँ पे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जिस दिन आप लोन लेने जा रहे हैं और उसी दिन आप रिटर्न फाइल बनवाने जा रहे हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहे हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अब मेरे 3 साल के रिटर्न फाइल कर दो, हुँ, तो वो ना करें। यदि आपको ऐसा लगता है आने वाले 2 साल बाद मुझे लोन लेना है हुँ, और आपके पास अभी कोई भी आईटीआर फाइल नहीं है, तो चाहे नील का है बट आज से स्टार्ट करेंगे, 2 साल बीच में गैप देंगे आप, क्योंकि 1 साल खत्म हुआ, फिर दूसरा साल आएगा, तो आपके बीच में वो 6 महीने से ज़्यादा का गैप बन जाता है। 1 साल, 2 साल तक का भी गैप बन जाता है। हुँ, मतलब 2 साल तो नहीं होता, बट 1 साल का गैप बन जाता बन है। जाते हैं। तो उससे आपको क्या होता है कि आपके लिए लोन लेने में और जो पैरामीटर्स है बैंकिंग पैरामीटर्स, वो आप जो है वो इजीली बैंक अचीव जनरली कर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी देखती है कि आपकी रेगुलरिटी है कि एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी भी है और बैंक गैप देखती है हर आईटीआर फाइलिंग के बीच में। रेगुलर है कि नहीं आप। एग्जैक्टली वो रेगुलर जा रहे हैं और बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप है या नहीं है। रील की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो आपने बहुत सटीक बताया था कि रील को आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें या कोई भी कंटेंट को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं एग्जैक्टली करें। एग्जैक्टली सर। एक ऐसा ही इन्फॉर्मेशन का ये मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है जहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैरामल पॉपकॉर्न पे प्राइस ज़्यादा क्यों है, नॉर्मल पे कम क्यों है, सॉल्टेड पे डिफरेंट क्यों है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस पर? सर ये जिस दिन डिसीजन आया था ना, मुझे लगता है बहुत जो है वो ट्रोल गवर्नमेंट हुई थी, ठीक है, बट एक चीज आप समझिए कि कोई भी अच्छा, मुझे एक इसमें लगता है प्रणेश भाई कि इसमें हाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कैरमल पॉपकॉर्न खाया भी नहीं होगा। पर क्योंकि आपको कंटेंट पे या सोशल पे एक राइट आज़ादी मिल जाती है राइट कि आप ज्ञानी बन जाते हैं, ठीक है। आप महान बन जाते हैं और अचानक से आपके पास एक नॉलेज आ जाता है और आप उस पे टूट पड़ते हैं। यस तो सर, ये उसका भी एक इस वाले मुद्दे पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा, बट एक चीज़ सबको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी एक्ट जैसे जब इनकम टैक्स एक्ट आया था 1964 में, हाँ, तब वो बहुत रॉ था, है ना? बिल्कुल मतलब ऐसा था कि नया आया एक हुआ है, बेसलाइन बनाया था एकदम उन्होंने। बिल्कुल बेसलाइन था। तो जीएसटी जब 2017 में आया था, तो वो एकदम बेस था। हुँ, तो सबको लगा यार काफ़ी सिंपल है, सब कुछ अच्छा है। हुँ, बट लेटर ऑन क्या है, हमारा देश जुगाड़ वाला देश है ना, हुँ। तो क्या होता है वो बीच-बीच में कुछ ना कुछ उसमें निकाल ही लेता है। ठीक बहुत है? लोगों ने विरोध भी किया। एग्जैक्टली तो जीएसटी में होता क्या है, जैसे जीएसटी एक्ट आया और आपने इस पे काम किया, अब गवर्नमेंट को पता लगा कि यार आपने एक छेद कर दिया है इसमें, हुँ, ठीक है, और यहाँ से रेवेन्यू लीकेज हो रहे हैं, ठीक करेक्ट। है, यहाँ से टैक्स इवेजन हो रहा है, तो वो लीकेज या वो जो छेद होते हैं वो सब बंद करते जाते हैं। हुँ, इनको बोलते हैं सर्कुलर नोटिफिकेशंस अमेंडमेंट्स, ये आते रहते हैं। हुँ, अब जीएसटी 2017 में बना तब से लेके आज तक अमेंडमेंट्स 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 आ रहे हैं। मतलब जितना बड़ा एक्ट नहीं है ना, उससे बड़ा तो नोटिफिकेशन सर्कुलर के पेजेस हो पोथी बन चुके गई है हैं, उसकी। पोथी बन गई है। ठीक है, अभी हमको भी कोई आता है तो हमको देखना पड़ता है हाँ, कि यार ये कौन से रेफरेंसेस क्या हैं यस इसके? इसके रेफरेंसेस क्या है, कभी बीच में रेट तो चेंज नहीं हो गई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, मैं आपके वाले बात पे नहीं करना चाहूंगा, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जीएसटी में जो सबसे बड़ा अब चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं या आने वाली जो व्यापार व्यापार जो है या कॉरपोरेट्स हैं, ये व्यापारी जो फेस करने वाले हैं, वो है क्लासिफिकेशन इशू। अब जैसे ओके। पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न पे एक रेट लगती तो भी हो सकता था काम चल जाए, लेकिन यदि आप क्लासिफिकेशन कर दोगे, तो पहला पॉइंट, जिसने पॉपकॉर्न बेचा वो बेचने के बाद उसने 1 साल का टोटल टर्नओवर लिया, टर्नओवर लेके उसने जीएसटी रिटर्न्स वगैरह सारे फाइल करे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। अब 2 साल बाद जीएसटी की इंक्वायरी आई और जीएसटी की इंक्वायरी और उसमें उसे बोल दिया गया कि आपने सोल्टेड पॉपकॉर्न नहीं बेचा था, हुँ, राइट? आपने तो वो पॉपकॉर्न बेचा था जिसकी रेट हायर है। सर क्या होगा, क्या होगा सर? सिंपल सी चीज है, व्यापारी फंस गया। पर उसने ये तो एक एक अपने अंडरस्टैंडिंग से या जो उसने माल बनाया था और उसपे जो बेस रेट जब लग रहा था टैक्सेशन वाला जीएसटी का, वो तो उसने लिवाई करके और वो कैलकुलेशन करके तो उसने बेच दिया। सर भेज दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर पूछ रहा है ना हुँ, कि नहीं मुझे नहीं लगता तुमने सोल्टेड बेचा था, मुझे तो लगता है कि तुमने दूसरा पॉपकॉर्न बेचा था।
राइट? तो अब द पॉइंट इज, वहां प्रॉब्लम क्या है? वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि व्यापारी क्लासिफिकेशन में उलझता जा रहा है। एक ही तरह के प्रोडक्ट में यदि आप डिफरेंट 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 परसेंटेज लेकर आ जाएंगे तो व्यापारी उलझ जाएगा। व्यापारी को क्या लगेगा, यार मैं 5 लगाऊं, 12 लगाऊं, 18 लगाऊं, हम्म, राइट? और यदि मैंने 12 लगा दिया और कल से ऑफिसर ने बोल दिया कि नहीं ये तो 18 की कैटेगरी में आया था, हम्म, तो व्यापारी को क्या होगा? 6% तो भरना ही है, उसके साथ पेनल्टी अलग भरना है, हम्म, उसके साथ टैक्सेस अलग भरना है। टैक्सेस अलग और भरना। ये जो सिचुएशन आती है ना सर, ये सिचुएशन करप्शन पैदा करती है। आप समझ पा रहे हैं तो बात होल्स को? आ रहे हैं इसमें। एग्जैक्टली अब ऑफिसर की मर्जी है कि वो 12 में कंसिडर कर ले, हम्म, या हो सकता है ऑफिसर उसको 18 में ही करे। 18 कर देगा, पेनल्टी इंटरेस्ट, व्यापारी मर गया। लोड बढ़ गया। यस, और 12 में कर दिया, और यदि कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं तो क्या हो गया? करप्शन पैदा हो गया सर। दोनों ही हमारे लिए तो हानिकारक है, देश के लिए। तो मतलब मुझे ऐसा अभी लगता भी है। ये ओपन एंडेड है जी, और इवॉल्व होगा अभी ये। देखिए, ट्रोल होना अपनी जगह है, बट गवर्नमेंट को यहाँ पर ये चीज समझना चाहिए कि जो हम सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम लेकर आ रहे थे, हम्म, जीएसटी को हम लोग सिंप्लीफाइड बनाने जा रहे थे, बट यदि हम लोगों ने व्यापारी को यदि हमने क्लासिफिकेशन के चक्रव्यूह में फंसा दिया, हम्म, तो सर व्यापार भी थोड़ा प्रॉब्लम में आ आ जाएगा। जाएगा। क्योंकि और व्यापारी के खुद के ऑपरेशनल इश्यूज भी एग्जैक्टली होते हैं। एग्जैक्टली और ये उनके लिए ना मेरे हिसाब से सर्वाइवल इशू भी आने वाले समय में हो सकता है। कोई भी एक सैलरीड पर्सन है, तो ऐसे कौन-कौन से प्रावधान हैं जिससे वो टैक्स बचा सकता है? कॉमन चीज़ें मुझे ऐसा लगता है इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं और अच्छे खासे हैं। मेरे ही सर्कल में मैंने देखा है नेटवर्क में कि वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, या फिर भरते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वो भरने जाते हैं तो बोलते हैं मेरा तो बहुत सारा टैक्स कट गया, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कहाँ-कहाँ हैं ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे वो बचा सकते हैं। तो मोटा-मोटा अगर आप बता सर पाएँ। मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल्स और इंस्टाग्राम रील्स और ये सब ने इतना अवेयरनेस फैला चुके हैं कि पता है कि मैक्सिमम डिडक्शंस कहाँ मिलती है, हुँ, राइट? बट द पॉइंट इज कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही लाइन बोलूंगा, हुँ, डिडक्शन तो सबको पता है कि कौन से मिलने हैं और कौन से नहीं मिलने हैं, हुँ, ठीक है? इवन काफी सारे जो रिटर्न्स फाइलर्स हैं उनको सबको पता है कि वो उनके प्रोफेशनल कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से उनका टैक्स प्लान करना है और किस तरह से जो है उनका टैक्स सेव करना है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो भी करें, ठीक है, बाउंड्री के अंदर करें, ठीक हुँ, है? और जो लीगली हैं, हुँ, जो एक्ट में लिखा है, हुँ, जिस तरह से आप लेजिटिमेट तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं, आप उसी तरह से करें। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, हुँ, जैसे अभी आपने सुना ही होगा या नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन, फेक डोनेशंस, हुँ। फेक माय क्लेम्स गॉड! ले रखे हैं। हाँ। तो फेक डोनेशन और फेक क्लेम यदि आप ले रहे हैं हुँ, और फिर आप गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोटिस ना आए, हुँ, और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हमारे साथ तो गलत हो रहा है, तो फिर वहाँ आपकी गलती है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा जो देखिए, स्पेसिफिकली डिडक्शंस स्पेसिफिकली जो आपके एरियाज़ क्लासिफाइड हैं है। वो क्लासिफाइड हैं। एटीसी, यस, एटीटी। यस, यस। उसके बाद यदि आप जा रहे हैं कि नहीं मैं तो बियॉन्ड लॉ जा रहा हूँ, या बियॉन्ड में जो एक बाउंड्री है उसके बाहर आउट ऑफ द बॉक्स फिर भी जाके ले मुझे रहा हूँ, बचाना है। और उसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट से मैं बच जाऊँ, तो नॉट पॉसिबल। आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। गवर्नमेंट खुद बहुत ज़्यादा जागरूक है। बहुत सारा स्कैनिंग ऑलरेडी यस, हो रहा है अब। रिसेंटली काफ़ी सारे नोटिसेस पॉलिटिकल डोनेशन पे आ चुके हैं। स्टार्टअप्स में आप बहुत जी, जुड़े हुए हैं जी, काफ़ी टाइम से। जी। तो ऐसे कोई 3 से 4 रेड फ्लैग्स जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये है प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिज़नेस। स्टार्टअप में शुरुआत में तो प्रिकॉशंस वगैरह इस पे ज़्यादा ध्यान ध्यान मत दीजिए, है ना? अच्छा। सबसे पहले तो आप बिज़नेस चालू कीजिए, ठीक है? आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो पहले तो एग्ज़ीक्यूशन पे जाइए, हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग 90% लोग तो आइडिया पे ही खत्म हो जाते हैं, हाँ। ठीक है? 10% जो है वो आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ीक्यूशन पे जाते हैं, और एग्ज़ीक्यूशन पे जाने पे यदि उनको चैलेंजेस दिखेंगे तो हो सकता है वो वापस मुड़ के और वापस अपनी दूसरी राह पे चले चले जाएँ। जाएँ। तो पहला तो ये है कि आप बिज़नेस पे ध्यान दीजिए। फेलियर अनअवॉइडेबल है, आप ये बताना चाहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए। एक लेवल पे जब बिजनेस बढ़ जाए, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ 5-10 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का आपने बिजनेस कर लिया, तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से रेड फ्लैग की बात कर सकते हैं। तो पहला तो, जब आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं और 10-15 लाख 20 लाख रुपए रेवेन्यू स्टेज पे आप आ चुके हैं, बट बहुत ज़्यादा स्केल नहीं किया है, पहली चीज़ तो
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब तक स्केल नहीं कर रहे हैं, तब तक आपके यदि प्रॉफिट मार्जिन्स जो आपके रिटेन हैं, वो रिटेन स्केल होने के बाद भी रहे। पहला पॉइंट तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपको वैल्यूएशन और आपको रेवेन्यूज़ हुँ, से ज़्यादा आपके प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो बॉटम लाइन। यस, तो पहला रेड फ्लैग, यदि आप अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में से ही हुँ, लॉस कर रहे हैं हुँ, और आपको आगे तक स्केल करेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता कि आप प्रॉफिटेबल कब होंगे। हुँ, तो ये आपके लिए इस टाइम पे सबसे बड़ा रेड रेड फ्लैग है। फ्लैग है। जो चले गए, जो बड़े हो गए, जो आज भी लॉस कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। हुँ, मैं तो आज की बात बता रहा हूँ। ठीक है? तो पहला रेड फ्लैग ये है। सेकंड रेड फ्लैग, सारा काम फाउंडर खुद ही करना चाहता है, हुँ, वो टीम नहीं रखना चाहता है, टीम रखने के लिए उसके पास पैसे नहीं होना। हुँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें रेड फ्लैग होती है, क्योंकि आप जब तक टीम नहीं रखेंगे, तक वो स्केल नहीं करेगा। और जब तक टीम नहीं रखेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएँगे कि किस बंदे को क्या आप यू नो डेलीगेट डेलीगेट करेंगे करना चाहते हैं। वर्क। तो जब तक आपका डेलीगेशन ऑफ वर्क नहीं आएगा, तब तक आप स्केल भी नहीं कर पाएँगे। आप जहाँ हैं वहीं रह जाएँगे, और उसको स्टेप बाय स्टेप आपको यदि ग्रो करना है, तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है राइट टीम, वो भी राइट टाइम पर, ठीक है? और राइट टाइम पे आपका डेलीगेशन उनके, हुँ, ठीक है? अब इन सब के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा तभी बनेगा ना, क्योंकि आपके पास यदि फंडिंग नहीं है, हुँ, खुद के फंड से आप काम कर रहे हो, तो प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं आएँगे, तो टीम कहाँ से रखेंगे आप? क्योंकि आपका फंडिंग, जो आप फंड खुद से कर रहे हैं, सेल्फ फंडिंग है, वो बहुत लिमिटेड होता है। हुँ, अब वो फंडिंग यदि आप आपकी टीम वगैरह इन सब में लगा देंगे और इधर से आप लॉस करते जा रहे हैं, तो सब मामला बिगड़ जाएगा। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, 10-15 लाख के शुरू के टर्नओवर पे आप ध्यान दीजिए कि उसमें प्रॉफ़िट आए। यदि वो प्रॉफ़िट नहीं आ रहे हैं, तो पहले उस पे चैलेंज जो उसको फिक्स करना ज़रूरी है। यस, तो ये सेकंड रेड फ्लैग भी है। हुँ, तो मुझे लगता है ये 2 रेड फ्लैग भी यदि आपने ये काम कर मिनिमम लिए हैं, क्राइटेरिया है यस, आप ये भी इस पे गाड़ी को भी आगे बूस्ट अप यस, करने के लिए, यस। चलाने के लिए। तो प्रणेश भाई, इसमें क्या कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए कि मुझे एज़ अ स्टार्टअप फाउंडर बूटस्ट्रैप पे रहना चाहिए, खुद का ही पैसा लगाना चाहिए, या फिर फंडिंग के लिए टाइम टू टाइम जाना चाहिए? देखिए, जब हमारे पास स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, हुँ, तो अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, हुँ, ठीक है? तो हम सबसे पहले जो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो हमसे बोलते हैं कि सर इनिशियली फंडिंग मिल जाए तो सर हम कब सब कर लेंगे, हुँ, ठीक है? कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने रेवेन्यू स्टेज पे आ चुके हैं, हुँ, और वो बोलते हैं कि सर अब हमें फंडिंग मिल जाए, हुँ, ठीक है? कुछ ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अभी हम 2 करोड़ 5 करोड़ तक का टर्नओवर कर लिया है, हुँ, अभी हमको फंडिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमारे जो सीड राउंड हो गया है, अभी हमको नई फंडिंग नहीं मिली तो हम खत्म हो जाएँगे, तो सर बचा अब लो। आगे क्या करें, है ना? तो अलग-अलग तरीके से है। तो देखिए, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द फाउंडर हुँ, कि किस तरह से हुँ, आपको फंडिंग के लिए जाना है या नहीं जाना है। आपके खुद के फंड से आप काम करेंगे, हो सकता है कि आप डेट लें, बैंक से लोन लेके आप काम कर रहे हैं, अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट जो बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट अपने बिज़नेस को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और उसके बाद फिर आप फंड रेज़ के लिए जा रहे हैं। हुँ, तो अभी बहुत सारे अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, हुँ, ठीक है? बट हाँ, यदि मैं आपको बात करता हूँ कि ऐसे फाउंडर्स जो जिन्होंने बूटस्ट्रैप कर लिया है, वो फंड रेज़ के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ उन लोगों को ये बता देता हूँ कि इतना आसान भी नहीं है कि आप फंडिंग को क्रैक कर कर पाएँ, हुँ, ठीक है? जिन लोगों ने ये फंडिंग क्रैक करी है, उन्होंने काफ़ी पापड़ बेले हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह गए और इन्वेस्टर ने बोला यस आई एम ओके एंड चीज़ें चल हो लो। गई, ठीक है? प्रोसेस होती है पूरी, ठीक है? आपके पिचेज़ होते हैं। हुँ, पिच होने के बाद आपसे बहुत सारा जो है डीप ड्राइव चलती है। हुँ, डीप ड्राइव कॉल में आपसे बहुत सारी डिटेल्ड डिस्कशन की जाती है, ड्यू जहाँ पर डिलिजेंस ये भी होता है। नहीं, ड्यू डिलिजेंस तो सर बहुत बहुत बाद लेटर बहुत ऑन, लेटर होता है। जब इन्वेस्टर रेडी हो जाता है कि हाँ, अब मैं करने को रेडी हूँ, बट अब आपने जो बोला है वो मैं चेक कर लूँ कि एक्चुअल में जो बोला है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से सही भी है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले ये स्टेप होती हैं। तो डीप ड्राइव कॉल हुआ, वहाँ से आपसे डिटेल पूछा जाता है। वहाँ इन्वेस्टर जो होता है ना, उनको पता लग जाता है कि इनको कितना नॉलेज है हुँ, या किसी से सीख के आए हैं, हुँ, राइट? तो जब मेरे पास फाउंडर आते हैं और वो बोलते हैं कि सर वो इन्वेस्टर कॉल है हुँ, और वो इन्वेस्टर हमसे अब क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप थोड़ी तैयारी करवा दो। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तैयारी करवा भी दूँगा, बिज़नेस आपका है। हुँ,
आपको कॉल लेना है, इन्वेस्टर जो आपसे पूछ रहा है, यदि आपको आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं है, तो आने वाले टाइम में इन्वेस्टर जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, हम्म। तो वो तो वो बेसिकली आपकी टीम का एक पार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा यदि आपको आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि बूट स्ट्रैप से आप यदि फंडिंग की तरफ जा रहे हो, तो पहले ये चीज समझ लीजिए कि फंडिंग के लिए जो आप स्ट्रगल करने वाले हैं, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए, हम्म। है ना। ये सबसे बड़ी शिक्षा है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा लेसन है, हम्म। क्योंकि होता क्या है, आप 4-5 महीने 6 महीने से फंड के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और इधर से आपका बिजनेस भी डाउन जा रहा है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। हम्म। और एट लास्ट क्या हुआ? प्रैक्टिकल केस है। यस, एट लास्ट क्या हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं नहीं हुआ, हुआ। और इधर से आप जहां थे वहां से भी आप डाउन पीछे हो चले गए। गए, करेक्ट। राइट। तो ये सिचुएशन काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ हो चुकी है। शायद हो सकता है कुछ ऐसे स्टार्टअप फाउंडर भी होंगे जो अभी हमारी बात को सुन रहे होंगे, तो हम्म। उनको भी लग रहा होगा कि नहीं यार, ऐसा मेरे साथ हो गया है। हम्म। तो ये हो जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग आती है यहाँ पर कि जितने भी हम लोग फॉर एग्जांपल फंडिंग के लिए जा रहे हैं, अब डील हुआ, सारा सब कुछ हुआ, ठीक है, और उसके बाद पता लगा कि इन्वेस्टर ने भी ओके कर दिया, आपकी टर्म शीट भी साइन हो गई, हम्म। और लेटर ऑन पता लगा ड्यू डिलिजेंस में जो आप उनको मार्केटिंग करके आए थे, हम्म। और बाद में पता लगा कि जो आप बोल के आए थे इन्वेस्टर को कुछ और ही दिखा, बुक्स पे वो दिखा ही नहीं। तो अब होता क्या है कि इन्वेस्टर जो है ना, उसको आप बिल्कुल भी सेल्स की तरह पिच मत कीजिए। हम्म। उसको ये मत समझिए कि ये फैक्ट्स आप क्लियर रखिए। एग्जैक्टली कि जो हम एक्सेल में है मार्केटिंग कर वही रहे हैं, आपके अकाउंट्स राइट। में दिखना चाहिए। मार्केटिंग आप कस्टमर के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर आपसे क्या चाहता है? आपसे चाहता है फेयर थिंग्स, हम्म। कि आपके जो भी आप ट्रांसपेरेंसी बिजनेस रखें कर आप रहे हो, पूरा। ट्रांसपेरेंसी, और एवरीथिंग शुड बी फेयर विद इन्वेस्टर्स। हम्म। तो यदि ये चीज दिखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बोलते हैं, फाउंडर्स का इंटेंट, हम्म। है ना। जब इन्वेस्टर फाउंडर से बात करता है ना, तो इन्वेस्टर को ये समझ में आता है ये बंदा मेरा पैसा डूबने नहीं देगा। दूसरी चीज, ये मेरा 2x 3x 5x 10x करके दे सकता है, ये पोटेंशियल इसमें दिखता है। यदि ये आपके अंदर की, यदि ये काबिलियत किसी इन्वेस्टर ने देख ली, तो आपको फंडिंग तो मिलेगी। मिलेगी। सो मुझे लगता है कि बूट स्ट्रैप हैं तो भी अपनी जगह सही है, फंडिंग के लिए जा रहे हैं तो भी अपनी जगह सही है। कुछ ऐसे डायरेक्शंस होते हैं जो हमने अभी बात करी, इन सब चीजों का ध्यान रखें। और बहुत सारा मुझे लगता है आपने इस किताब में लिख दिया है, जो आप नहीं बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर। जो आपने अरविंद अ, भाई के साथ ये जो किताब लिखी, हाँ डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स, सर, उसमें से ये आप खाली 2-3 रेड फ्लैग बता रहे हैं। सर ये इसकी कहानी बहुत अलग है ना। देखिए क्या होता है कि मुझे शुरू से ऐसा था कि मैं प्रोफेशन को तो सर कर ही रहा हूँ, पर मुझे लगा कि कोई सोशल एंगल निकाल के यदि प्रोफेशन को सर किया जाए तो उसका मजा अलग है, हुँ। ठीक है। तो इसमें मैंने एक सोशल एंगल क्या ढूंढा सर, कि 100 स्टार्टअप चल रहे हैं, हुँ। ठीक है, और 100 स्टार्टअप में से 2 सक्सेसफुल है। हुँ। आज की तारीख में पूरे इंडिया में यदि किसी भी बंदे से बात करते हैं तो वो उन 2 की बात करते हैं। क्यों? करेक्ट। क्योंकि मार्केट में नजर ही वही आ रहे हैं ना सर। हुँ। वो जो 98 जो डूब गए, सर उनकी स्टोरी तो किसी ने बताई नहीं। शार्क टैंक भी नहीं बताता है। सर क्यों बताएंगे, हुँ। है ना। सर स्ट्रगल भी उन लोगों की बताई जाती है जो एट द एंड सक्सेसफुल हो चुके हैं। जो सर फेल हो गए हैं, जिनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, सर वो तो ना मार्केट में है। सर कोई भी फेल होने वाला बंदा थोड़ी आपके सामने आके बोलेगा कि मैं फेल हुआ था और इस अब तो तरह से रतन फेल हुआ टाटा था। और अंबानी के नीचे बात ही नहीं एग्जैक्टली करते वो हैं। फेल तभी बताएगा, फेलियर उसकी जब वो सक्सेस हो गया, क्योंकि यहाँ जब बैठेगा बंदा ना, तो वो सक्सेसफुल होने के बाद ही बैठेगा। आप भी नहीं बिठाएंगे सर, है ना। तो द पॉइंट इज कि जो फेलियर है ना, सर वो फेलियर हमेशा उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, हुँ। ठीक है। पर हम सीखते भी बहुत कुछ उसी से हैं। सर वो सीखते हैं, लेकिन जब फेल हो गया, हुँ। जो आपको मिलेगा ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, जो बच्चा स्टार्टअप करने गया था हुँ। और उसका पैसा डूब गया, उसके फैमिली का पैसा डूब गया, ठीक है, उसके 5 साल बर्बाद हो गए। उसके बाद उसके फैमिली ने बोल दिया कि नहीं अब कुछ मत कर, तो जॉब चला जा। सर उसके पास टाइम है कि वो ये बता पाए किसी को कि और मेरे कोई साथ क्यों क्या हुआ सुनेगा? था। कोई और क्यों सुनेगा? और उनको सुनेंगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो मजाक उड़ा रहे हैं मेरी। हुँ। तो द प्रॉब्लम क्या है कि जो फेलियर है या जो फेल हो चुके हैं फाउंडर्स, वो कभी कैमरे के सामने आए ही नहीं, राइट। अब पॉइंट आता है कि तो फिर आप कैसे इनकी बात कर रहे हो? तो मैंने आपको बताया 200 से 300 ऐसे स्टार्टअप्स है जिनके साथ में हमने उनकी जिंदगी जी है। उनको बढ़ते हुए भी देखा है, उनको खत्म होते हुए भी देखा है, ठीक है, उनको डिप्रेस होते हुए भी देखा है। सर उनको 2-2 3-3 साल तक घर में बैठे हुए भी देखा है, वापस से उनको जॉब जाते हुए भी देखा है,
उनके माँ-बाप को रोते हुए देखा है, उनको उनको खुद को फाउंडर्स को रोते हुए देखा है, ठीक है? उनकी लाइफ सफ़र हुई है। बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं सर, उनकी वाइफ छोड़ के चली गई उनको, कि मेरे को इतनी टेंशन में नहीं रहना है, ये घर ही नहीं आता है बंदा। मतलब 24 घंटे में से यदि आप 5 घंटे की नींद ले रहे हो, 18 घंटे आप अपने काम को दे रहे हो और 1 घंटे में छोटा-मोटा इधर-उधर के आप नॉर्मल दूसरे रूटीन वर्क कर रहे हो। करेक्ट, तो सर आप हो या मैं हूँ, कोई भी वाइफ छोड़ के चली चली जाएगी। जाएगी। वो बोलेगी यार टाइम नहीं, और सर ये ऐसा नहीं है कि सर ये आज हुआ है। सर ये साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल तक यदि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा चल तो रहा सर है। आप सोचिए क्या होगा? उसके बाद फिर और समस्या, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फंडिंग हो गई तो फंडिंग नहीं मिल रही है, आगे की फंडिंग, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर। हुँ, तो द पॉइंट इज़ कि वो जो फेल हुए ना सर, उनके बारे में किसी ने नहीं बताया, बट उनकी ज़िंदगी हमने भी जी है। तो मुझे लगा कि इस बुक में उन सारी फेलियर्स पे बात होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ कि स्टार्टअप करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? आपको ऐसा लगे मेरी बात से कि नहीं यार उसको एक प्रोसेस इतना सब है। समझना चाहिए। देखिए, यदि आपको ठोकर मिलती है तो आप उससे सीखते हैं, हुँ, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप पहले से सीख जाएँ और आपको ठोकर ही ना लगे, हाँ, ये है कि 100 ठोकर लगनी थी तो आपको 10 ठोकर लगेगी, 90 हम सँभाल सकते हैं। तो बस वो जो 90 ठोकर नहीं लगनी चाहिए, हुँ। उसके एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने इस बुक में डाला है। इसका मतलब राइट, प्रणीश भाई ऐसा है कि आपको कोई भी आप धंधा स्टार्ट करें, हाँ, वो छोटा हो, बड़ा हो, आप फैमिली बिज़नेस कर रहे हो या खुद स्टार्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसका, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। एग्ज़ैक्टली सर। कौन-कौन सी पॉइंट्स हैं एक पर्सनल फाइनेंस में जो किसी को रखना चाहिए और एक बिज़नेस फाइनेंस में, ये 2 सर अलग-अलग पोर्शन आप मैं अभी बताइए। आपको 5 मिनट के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडल के बारे में बताता हूँ, बिल्कुल, है ना? तो उससे मुझे लगता है कि एक आपको आइडिया एक लग बेस जाएगा। क्रिएट हो जाएगा ऑडियंस के लिए यस, भी जो यस, यस, कर यस। रही है इसमें काम। तो सर बेसिकली कैसा है कि जब हम लोग म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं, म्यूचुअल फंड हुँ, सही है जैसी वेबसाइट्स हैं हुँ, या सेबी हैं या आरबीआई हैं, तो काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही ले लीजिए, तो सब डिपार्टमेंट क्या करते हैं, उनके हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी को एक्सप्लेन करते हैं, हुँ, ठीक है? बैंकिंग की बात करेंगे तो आरबीआई जो है वो पूरा बैंकिंग सेगमेंट से रिलेटेड एफडी करेक्ट, के ऊपर, सेविंग के ऊपर, ठीक है? ये फ्रॉड कॉल्स के ऊपर, ये सब आपको लिटरेसी फाइनेंशियली बता ही रही हैं, एजुकेट कर यस, ही रहे हैं। यस, यस, एजुकेट कर रहे हैं। उसी तरह से हम सेबी की बात करेंगे तो शेयर मार्केट को करेगा, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, एसआईपी के बारे में म्यूचुअल फंड्स वाले बात कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से यदि हम बात करेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट इनकम टैक्स है तो वो टैक्सेशन के रिलेटेड, बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट, जीएसटी है तो जीएसटी में आप अलग जीएसटी डिपार्टमेंट जो अवेयरनेस वो बता कर रहा रहे हैं। है। सो सबके हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो अलग-अलग है। हुँ, बट यदि मैं ये बोलूँ कि स्पेसिफिकली आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? हुँ, तो ये कोई नहीं बता रहा है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो मॉडल है, हुँ, पहला तो मैंने इस मॉडल पे 2021 में काम किया था, 2 साल मुझे लगे इस मॉडल को बनाने में। हुँ, सो मॉडल अभी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। हुँ, फाइनेंशियल लिटरेसी पे मुझे लगता है इंडिया का ये पहला मॉडल हो सकता है, हुँ, ठीक है? सो इसका नाम है रोलेसिस फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडल, ओके। ठीक है? ये मॉडल किसी भी पर्सन के लिए सेम मैनर में जाएगा, इसका ओके। कोई एक्सेप्शन नहीं है। हुँ, हुँ। यदि कॉर्पोरेट है तो भी ये मॉडल सेम तरीके से काम करेगा। आप एज़ अ प्रोफेशनल हैं तो भी उसी तरह से काम करेगा। सैलरीड एम्प्लॉयी हैं तो भी वैसे तो ही भी करें, वैसे ही काम करेगा। आप दुकानदार हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो छोटे भी वैसे बिज़नेसमैन ही हैं है। तो भी वैसे ही काम करेगा। ये मॉडल बोलता क्या है? ये मॉडल बोलता है कि चाहे म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, हुँ, चाहे आप शेयर मार्केट कर रहे हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, हुँ, कुछ भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली 2 पैरामीटर्स आपकी लाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हुँ, सेकंड होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, हुँ, ठीक है? वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता, हुँ, हुँ, ठीक है? जब आप रूटीन में काम कर रहे हैं, ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ फंड की इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है, हुँ, तो उस समय पर जो पैसा आपके पास रहता है और जिससे आप अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, तो वो जो समय होता है और वो जो एक टाइम पीरियड होता है, उसको आप बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला ज़ोन, हुँ, ठीक है? लेकिन जब ऐसा है जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? जैसा आपको खाना है, जैसा आपको घूमना है, जो आपको करना है, आप सब कुछ कर पा रहे हैं और आपके ऊपर फाइनेंशियली कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा है। हुँ, तो वो जो पोज़ीशन होती है और वो जो ज़ोन होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ठीक है? फर्स्ट देन आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। अब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको कैसे अचीव होगा? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप कैसे होंगे? ये मॉडल
के हिसाब से यदि आप चलेंगे हम्म, तो एक दिन आप फाइनेंशियल सिक्योर भी हो जाएंगे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। सेकंड थिंग, आपके डिसीजन को ये करेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आपके घर में शादी है, हम्म, आपके पास सेविंग अकाउंट में पेमेंट पड़ा हुआ है, आपके पास एफडी में पैसा रखा हुआ है, आपके पास गोल्ड है अलग से, गोल्ड ज्वेलरी नहीं, अदर देन ज्वेलरी आपके पास गोल्ड है, हम्म, इसके अलावा आपके पास शेयर में पैसा रखा हुआ है। हम्म, सबसे पहले शादी में पैसा, कौन सा पैसा लगाना है हमको? हम्म, अब ये डिसीजन यदि सही डिसीजन है तो आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो है, वो जो आप अचीव करना चाहते हो और जिस समय में अचीव करना चाहते हो, वो हैम्पर नहीं होगा। लेकिन ये एक डिसीजन आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दोनों बिगाड़ सकता है। हम्म, ये फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडल इसी पे काम करता है। रोलेसिस मॉडल में ROLESIS, ये 7 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसपे ये पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडल बना हुआ है। आर का मतलब होता है रिस्क, हम्म, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, एल का मतलब है लीगलिटी, ई का मतलब है अर्निंग, एस का मतलब है सेविंग, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। और एस का मतलब है स्पेंडिंग। मेरे लिए सफलता क्योंकि मैं एक बिजनेस में भी हूँ, तो एक हर एक एज लेवल पे अलग होता है। आप ग्रेजुएशन पे इस तरह के होते हैं तो आप सफलता देखते हैं कि मुझे नंबर मिल जाए, जॉब मिल जाए, वहाँ वो सफलता वो होती है। आप जॉब में रहते हैं तो बोलते हैं ठीक है मुझे हाइक मिल जाए या मुझे मनपसंद काम मिल जाए उधर। सेम आप धंधा कर रहे होते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम्म, और देखते हैं कि मेरे कस्टमर्स इतने हो, मेरे इतना टर्नओवर हो, ठीक है। और इसके सैलरीड साइड में पर्सन है तो उसको लगता हाँ, है कि यार कम से कम मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा गाड़ी बंगला हो, हो, ठीक है, मतलब और ऑन दैट पैसा नोट। और पैसे से जुड़े कुछ सामान, यस, सरो सामान मुझे लेना हो। स्टार्टअप फाउंडर है तो वो करेक्ट, सोचता है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी खड़ी कर दूं। करेक्ट। तो सबके सफलता की जो पर्सपेक्टिव है, डेफिनेशन है वो अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग है अलग ना? है, दृष्टिकोण बिल्कुल पे सही डिपेंड करता बात है। है। तो सफलता जो है ना, सबकी परिभाषा सफलता की अलग अलग है। हम्म, तो मेरे लिए सफलता ये है कि मैं सुबह जाग गया हूँ, हम्म, ठीक है, मैं सुबह उठ गया हूँ ना, सबसे बड़ी सफलता है सर। क्योंकि यदि मैं रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, तो 1000 करोड़ के यूनिकॉर्न का क्या मतलब सर फायदा है? क्या मतलब? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सपने लेके सोए थे और सुबह उठे उठे नहीं। ही नहीं। तो आप हर दिन सफल हो रहे हो, आप उठ रहे हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, ठीक है, आपका दिमाग चल रहा है, सब तरफ से आप संतुलित हो, ठीक है, तो आपको भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए और आज आप सफल हो चुके हो ये सोचते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं। ऐसे बहुत से छोटे स्टार्टअप भी होते हैं और होते हैं कि भाई बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इनमें नॉर्मली फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, आपके पास फंडिंग भी है, हम्म, ठीक है, आपके पास बिजनेस भी है, ठीक है, बट एक चीज की कमी है, आप क्या? स्केल तो कर रहे हैं लेकिन स्केलेबिलिटी के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब आप समझिए, आपके पास 10 करोड़ रुपए फंड है, इन्वेस्टर ने दे रखा है, अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, अब आपको ऐसा है कि आपका टर्नओवर हो चुका है, यहाँ पर 20-25 करोड़ रुपए टर्नओवर आपका है अभी और आप 25 से 50 करोड़ जाना चाहते हैं, हम्म, ठीक है, 25 करोड़ पे अभी आपका प्रॉफिट है 10-15 लाख 20 लाख का। अब मेरा ऐसा बोलना है कि यदि आप इसको स्केल कर रहे हैं और स्केल करते करते आप इसको 50 करोड़ पे ले जा रहे हैं और वहां पर आप यदि प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बड़ा आज चैलेंज। हर स्टार्टअप में यही चैलेंज है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज पता है क्या है? क्योंकि आपके पास 10 करोड़ आ जाता है ना, फाउंडर हो जाता है राजा, ठीक है, वो क्या करता है, टीम बढ़ाता है, तबीयत से आइडिया एम्प्लॉय एम्पल कोस्ट, वाले यस, तबीयत से एम्प्लॉय कोस्ट बढ़ता है, तबीयत से मार्केटिंग एक्सपेंसेस होता है। अब ये जितना ज्यादा होता है आपका खर्चा बढ़ रहा है, जैसे ही आपका खर्चा बढ़ता जाता है, आप क्या होता है, प्रॉफिटेबल होते होते भी लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप वो 10 करोड़ को जलाने का काम कर रहे हो, बर्न कर रहे हो आप। बर्न करने का मतलब है खर्चा, खर्चा यदि हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कैसे मेंटेन होगा? लेकिन जिस फाउंडर ने इस चीज का ध्यान रख लिया कि वो पैसा उतना ही खर्चा कर रहा है, चाहे उसका 10 करोड़ है, लेकिन वो खर्चा उतना ही कर रहा है जिससे उसको स्केल तो कर रहा है वो, और उसके साथ में मार्जिन्स को भी रिटेन कर रहा है, हम्म, मतलब कि बैलेंस्ड वे में आप स्केलेबिलिटी पे जा रहे हैं। राइट। 10 करोड़ आज आया, कल से लग जाता है वो तो एकदम हाथ, यस, चलो अब करते हैं इसको 50 हजार, 6 महीने में कर दूंगा। नो भैया, 1 साल में होगा, हो सकता है 1.5 साल में हो, लेकिन
मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स सस्टेनेबिलिटी के साथ। हैम्पर नहीं होने चाहिए। सस्टेन ठीक है अपनी जगह, बट मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स हैम्पर नहीं होने चाहिए। मैं उसी हिसाब से अपने खर्चों को बढ़ाऊंगा, उसी हिसाब से मैं बर्न करूंगा कि मेरा प्रॉफिट मेंटेन रहे। और यदि ये जिसने कर लिया इस टाइम पे सर, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट यूनिकॉर्न विल बी दैट स्टार्ट। एक हम लोग नॉर्मली जब एंड करते हैं तो एक रैपिड फायर हम लोग जनरली लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन प्रणेश भाई, जी, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आपका खुद का जो आप रिग्रेट करते हैं कि आपने किया हो? मुझे नहीं लगता सर कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा सर मेरे ऊपर ही करा है। एक कोई फाइनेंशियल हैबिट जिसमें आपको एक पॉजिटिव चेंज मिला हो आपकी लाइफ में? सर मेरी फाइनेंशियल हैबिट्स जो है ना वो शुरू से सेम थी, हुँ, ठीक है? तो मैंने हमेशा 100% यदि मेरा कॉर्पस रहा, तो मैंने उसको डाइवर्सिफ़ाइड रखा हुँ। और मैं जनरली सेफ लेवल पे ज़्यादा खेला। अगर गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया 1 दिन के लिए, तो क्या बदलाव लाएँगे आप ये? सर इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है, सही बात तो ये है। आज ही सोच लीजिए, अभी मौका है आपके पास। यदि फाइनेंस मिनिस्टर जैसी पोस्ट यदि मुझे मिलती है, तो लिटरली मुझे सोचने के लिए समय लगेगा। तो यही मेरा आंसर रहेगा कि मुझे कम से कम 6 महीने सोचने दिया जाए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं? करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो सर क्रेडिट कार्ड को यदि आप डेबिट कार्ड की तरह यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा है। फ़ायदा है। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस हम ये एपिसोड में तो नहीं निकाल सकते हैं और मुझे लगता है सब्जेक्ट जो है फाइनेंस या फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिपेंडेंस, ये भी बहुत वास्ट है, बहुत डीप है। जी सर। तो उसको हम लोग पार्ट-पार्ट में ज़रूर लेंगे। एक-एक टॉपिक पे फ़ोकस करके लेंगे। पर आज आप आए और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडेशन हो या बिज़नेस फाउंडेशन हो, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंडिपेंडेंस, आपका जो रिलायंसिस का मॉडल आपने बताया, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई उसके लिए बहुत थैंक यू ऑडियंस की तरफ से भी और डिफर की टीम की तरफ से भी कि आपने आपका राइट। कीमती समय दिया और हम डेफिनेटली और एपिसोड्स आपके साथ डीप डाइव करना पसंद करेंगे। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स और ऑडियंस को भी डेफिनेटली बहुत सारे इंसाइट्स इसमें से मिलेंगे। राइट। तो बहुत ही बढ़िया रहा कि आज आप आए और आपने समय दिया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द डिफर शो टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। दोस्तों हम हमारे इस चैनल से आप तक बहुत वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल आइकन टू, ताकि आप नोटिफाइड रहें हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए।